हेलो बच्चों। आज हम क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर क्लास 12 के चैप्टर्स ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा में हम ऑल्टरनेटिंग जो सर्किट होते हैं, कितने प्रकार के सर्किट होते हैं, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो अब ये देखा है कि हम ऑल्टरनेटिंग पर किसी भी परिपथ के साथ हम केवल एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं या कॉइल लगा सकते हैं या संधारित्र लगा सकते हैं या तीनों लगा सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आप देखो तो या तो रेजिस्टेंस जुड़ता है, कोई भी तार जोड़ दिया, या हम उसमें कंडेंसर जोड़ सकते हैं, कैपेसिटर ना, और या कॉइल जोड़ सकते हैं। तो इनसे क्या होता है, एक सर्किट तैयार होता है। तो ऑल्टरनेटिंग सर्किट में हम यही बोल सकते हैं कि इन तीनों की या तो इंडिविजुअल जुड़े हों अलग अलग, या तीनों का कॉम्बिनेशन हो, या दो जुड़े हों। तो ना तो उनमें क्या होता है, इन सर्किटों को हम ऑल्टरनेटिंग सर्किट कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ना कि हम इसमें किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में हम प्रतिरोध या ओमिक है ना, प्रतिरोधक तार, प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। ठीक है, कॉइल को या अपन प्रेरण कुंडली को जोड़ सकते हैं, है ना, कुंडली, या पे अपन उसे बोल है ना, कोई भी कुंडली जुड़ी हो, है ना, या अपन कोई संधारित्र को जोड़ सकते हैं, या तीनों जोड़ सकते हैं। ओके। अब ये है कि कुंडली का जो अपन ये देखते हैं कि प्रतिरोध, तो इसे अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एल, ये सी, और ये हो गई आपकी आर। अगर ऑल्टरनेटिंग सर्किट में हम केवल ओमिक रेजिस्टेंस अगर जोड़ना हो तो हम इस प्रकार से ऑल्टरनेटिंग सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। ये ओमिक रेजिस्टेंस आर जुड़ा है। इसी प्रकार अगर हम ऑल्टरनेटिंग सर्किट में एक कॉइल को जोड़ें तो ये कॉइल जोड़ी जाएगी, एल प्रेरण है, ठीक है, और एक आपका क्या जुड़ जाएगा, संधारित्र, जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, सी। इस प्रकार से हम या तो फिर ये तीनों एक दोनों दो या दो से अधिक एक साथ जुड़ जाएं। तो यहाँ पे जनरली अगर तार या केवल प्रतिरोध है तो ये तो सिंपल सिंपल क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। ठीक। और यदि कुंडली जुड़ी है तो इसके द्वारा जो प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न होगी उसको अपन बोलते हैं प्रतिघात। ठीक है, प्रतिघात, इसके द्वारा भी प्रतिघात होगा। ठीक है। अब यदि क्या है कि इन तीनों में से कोई भी दो जुड़ते हैं एक साथ, दो या दो से अधिक, इन तीनों में से कोई भी दो या दो से अधिक जुड़े हों तो वहाँ हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। क्या कही जाएगी, प्रतिबाधा कहते हैं। इसको अपन सिंपल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाती है आपकी एक्सएल और ये हो जाती है आपकी एक्सी। और प्रतिबाधा को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, जेड, जेड से। जैसे कि यदि किसी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में ना एक रेजिस्टेंस जुड़ा हो और एक संधारित्र जुड़ा हो, आर और सी, तो इसमें क्या उत्पन्न होगी, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा को किस में, जेड आर सी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी प्रतिबाधा।
प्रतिरोध तो आप जानते हो कि धारा के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे अपन प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो ये आते हैं प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। ठीक है। अब इसी के बाद यदि अपन देखें कि जो सर्किट है कि ओमिक सर्किट में जो आपके ऑल्टरनेटिंग करंट रहती हैं उसके लिए जो डेरिवेशन या समीकरण वो किस प्रकार से बनता है, तो वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या आता है, केवल ठीक है विशुद्ध प्रतिरोध, केवल विशुद्ध प्रतिरोध वाला एसी परिपथ। कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग परिपथ है जिसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि माना माना किसी क्षण पर, ठीक है, जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, किसी क्षण पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो वो कितना है आपका V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब वोल्टेज लगा तो इसमें करंट फ्लो होगी, तो माना करंट कितनी फ्लो हो रही है आई। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना जुड़ा हुआ है आर। तो ओम के नियम से यदि हम देखें, यदि उस क्षण ठीक प्रतिरोध क्षण पर प्रतिरोध आर में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा आई हो, तो ओम के नियम से है ना, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू ठीक वी अपॉन आर। ओम के नियम से आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू यदि हम यहाँ से समीकरण 1 से रखते हैं तो क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का समीकरण। ठीक है, जहाँ आई नॉट इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट अपॉन आर, ये क्या आ जाएगा, धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान। अगर हम इसमें सर डायग्राम ड्रॉ करें, मतलब आपने देखा कि यहाँ पर भी क्या है, साइन का पूर्णांक देखो क्या है ओमेगा टी, और यहाँ पर भी कितना है ओमेगा टी। तो दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज वोल्टेज समान कला में है। अब इनका यदि हम
एक डायग्राम ड्रॉ करें। ये ठीक है, ये हो गया आपका समय t, यहाँ पे v और i। ठीक, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज मान के चलिए v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट भी क्या होगी? समान कला में है। तो जब धारा का मान अधिकतम होगा तब करंट का मान भी अधिक, वोल्टेज का मान अधिकतम होगा तब करंट का मान भी अधिकतम होगा। ये चीज ठीक है। तो ये किसका समीकरण है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से ये देखो, इनकी जो पीक वैल्यू को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीक वैल्यू को। ये किसकी पीक वैल्यू है? वी नॉट, और ये क्या है? आई नॉट। ठीक है, ये देखो क्या है, करंट का जो शिखर मान है वो वोल्टेज के शिखर मान से कम होता है, क्योंकि आई जीरो इक्वल टू क्या होता है? वी नॉट अपॉन आर। जितना भी रेजिस्टेंस होगा उससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसलिए करंट का ग्राफ वोल्टेज के ग्राफ के थोड़ा सा बिलो मतलब नीचे की तरफ बनता है। ओके, अगर अब हम इसमें फेजर आरेख बनाएं, फेजर आरेख, जब फेजर आरेख हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये देखो, ये हमने एक्स अक्ष पे है ना टाइम ले लिया, और इसमें वोल्टेज और करंट ले ली, वी एन आई। तो अगर हम देखें, ये है आपका वोल्टेज, ठीक है, तो यहीं पे क्या होगी? आपकी करंट भी होगी। यहीं पे क्या होगा? तो कलांतर कितना है? जीरो। तो यही क्या होगी? आपकी करंट भी होगी। ये ठीक है, तो ये V हो गया और ये I हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस केवल विशुद्ध प्रतिरोध वाले AC परिपथ में जो करंट होती है और जो वोल्टेज होता है वो क्या, वो दोनों कैसे होते हैं? समान कला में होते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है AC परिपथ, इसमें बोलते हैं विशुद्ध संधारित्र लगा हो। सेकंड आपका जो आएगा वो रहेगा ना विशुद्ध संधारित्र युक्त AC परिपथ। ठीक है, विशुद्ध संधारित्र युक्त AC परिपथ मतलब जब AC परिपथ में, या आपका AC परिपथ हो गया, तो AC परिपथ में केवल क्या हो? एक शुद्ध विशुद्ध संधारित्र लगा हो, C। क्लियर? तो यहाँ वोल्टेज कितना हो गया? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जब कर रहा तो इसमें करंट फ्लो होगी आई, ठीक, संधारित्र की प्लेटों में। इसकी धारिता कितनी है? C है। अब यदि हम मान लें कि माना किसी क्षण, ठीक है, माना किसी क्षण परिपथ में, क्षण पर, किसी क्षण पर, क्षण संधारित्र पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट
साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे ये है कि यदि उस क्षण संधारित्र की प्लेटों को क्या मिलेगा, आवेश मिलेगा। यदि हम यहाँ पे मान लें कि, है ना, यदि उस क्षण संधारित्र की प्लेटों को प्राप्त आवेश Q हो, तो अब आपको मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है, CV। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। धारिता में आपने पढ़ा था, है ना, कि धारिता में C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV। क्लियर। तो समीकरण 1 से Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, CV0 साइन ओमेगा टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब ये है कि इस क्षण, है ना, हम बोल सकते हैं अतः क्षण टी पर परिपथ में बहने वाली धारा में बहने वाली धारा, ठीक, आई। तो आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि क्षण विशेष पर लिया है, तो डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, है ना। क्यू की वैल्यू कितनी है, CV0 साइन ओमेगा टी। और सॉल्व करिए तो CV0 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है कि साइन ओमेगा टी का या साइन थीटा का थीटा के में समाकलन कितना होता है, कॉस, है ना, कॉस थीटा। इसी प्रकार अपन ये बोल सकते हैं कि साइन ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, है ना, और ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, CV0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा की। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सी ओमेगा V0, है ना, सी ओमेगा V0 साइन, है ना, π/2 प्लस ओमेगा टी। क्योंकि आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा की। 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हुआ, कॉस थीटा। तो कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, है ना। या अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू सी ओमेगा V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो अब आपने यहाँ देखा कि जो धारा है कलांतर, देखो 90 डिग्री क्या हो रहा है, अधिक धारा में कलांतर 90 डिग्री अधिक चल रही है। तो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू ओमेगा सी V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये जो है, सॉरी, यहाँ पे यदि अपन ये लिखें कि, है ना, I0 इज इक्वल टू, या अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। जहाँ आई नॉट ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा सी वी नॉट के। ये क्या है आपका धारा का शिखर मान, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री या पाई बाय 2 90 डिग्री आगे, ठीक, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम आलेख बनाएं धारा और वोल्टेज में, यदि हम क्या करें एक आलेख बनाएं, जब धारा आगे है तो हम ये बोल सकते हैं धारा कैसी है आपकी अग्रगामी है। धारा कितनी है, धारा आपकी 90 डिग्री कोण से अग्रगामी है। यदि हम समय के साथ ये v और ये देखो, ये यदि क्या है वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो धारा क्या हो रही है आपकी अग्रगामी चल रही है, कितनी 90 डिग्री। तो हम यहाँ बोल देंगे ये आपकी क्या है अग्रगामी, मतलब धारा का मान पहले अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये जो रहेगी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी धारा को। आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब इसका फेजर आगे करिए अपन ड्रॉ करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट किया, सॉरी ये हो गया पी। तो यहाँ से ये कितना है आपका ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो धारा आएगी वो आपकी कितनी आएगी, ये जो कलांतर है ये जो कलांतर है ये कितने का होगा 90 डिग्री का। तो ये होगी धारा आपकी आई और ये वोल्टेज। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो डायग्राम, फेजर डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, या आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, ये समय अक्ष के साथ टी पे अगर ये आई है, सॉरी है अग्रगामी है,
अगर ये V है तो ये क्या होगी आपकी करंट। कितने दोनों में कितने का कालांतर है आपका 90 का। ठीक, दोनों में आपको कितने कालांतर है 90 का। अब इसी के आगे यदि अपन और सो देखें, ठीक है, कि अब देखो इसमें प्रतिघात निकालना। ठीक, अब आपको मालूम जैसे कि आई नॉट कितना हो लिखा था अपन ने, आई नॉट लिखा था अपन ने वी ओमेगा सी वी नॉट। तो यहाँ देखो वी नॉट अपॉन आई नॉट। ठीक है, तो वी नॉट मतलब वी नॉट को इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है एक्स सी। ये होता है, इसको हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, क्या कहा जाएगा आपका प्रेरकीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ हम ये बोल दें कि आपका जो एक्स सी है, ठीक, सॉरी धारतीय प्रतिघात, क्योंकि संधारित्र लगा हुआ है इसलिए क्या होगा आपका धारतीय प्रतिघात, ना कि प्रेरकीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात एक्स सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन ओमेगा सी। अब आपको पता है कि जो ओमेगा होता है वो किसके इक्वल होता है आपका 2 पाई अपॉन टी, है ना, या अपन ये बोल सकते हैं 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू, जहाँ न्यू क्या होती है आवृत्ति, न्यू क्या है आवृत्ति। तो आपकी जो एक्स सी है वो कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। क्लियर। अब यहाँ से स्पष्ट है कि जो धारिता प्रतिघात है, धारतीय या धारिता प्रतिघात जो है वो किस किस के व्युत्क्रमानुपाती है ना, आवृत्ति और धारिता, है ना, दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन न्यू और एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन सी। क्लियर। उसी प्रकार यदि अपन ये देखें कि दिष्ट धारा के लिए एक नोट कर किया जाता है, दिष्ट धारा के लिए दिष्ट धारा के लिए जो न्यू फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है 0। जब फ्रिक्वेंसी 0 है तो एक्स सी भी कितना हो जाएगा, एक्स सी कितनी हो जाएगी आपकी 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिष्ट धारा के लिए धारिता प्रतिघात अनंत
होता है। ठीक है, मतलब संधारित्र में जिस धारा को बहने नहीं देता, ठीक है, प्रतिघात अनंत होता है, तो मतलब अगर किसी सर्किट में संधारित्र लगा हुआ है तो वो दिष्ट धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, केवल प्रत्यावर्ती धारा को ही परिपथ में प्रवाहित होने देता है। तो ये कहलाता है विशुद्ध धारिता युक्त आपका एसी परिपथ है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।